नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्री रामपुर। आज हम निर्मला पुतुल द्वारा लिखित कविता आदिवासी स्त्रियां, इसका परिचय प्राप्त करेंगे। सामान्यतः निर्मला पुतुल आदिवासी जीवन की एक अत्यंत प्रतिभाशाली और महत्वपूर्ण कवयित्री मानी जाती है। 2020-21 ईस्वी से एमए हिंदी भाग 2 के पुनर्रचित पाठ्यक्रम में चतुर्थ सत्र के अंतर्गत आधुनिक कविता इस विषय में निर्मला पुतुल जी की आदिवासी स्त्रियां एवं बूढ़ी पृथ्वी का दुख, ये 2 कविताएं संकलित हैं। निर्मला पुतुल जी समकालीन कविता की एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में विशेष प्रसिद्ध रही है। उन्होंने हिंदी भाषा के साथ साथ अपनी मातृभाषा संथाली में भी व्यापक मात्रा में साहित्य रचनाएं की है। उनकी कविताओं का विषय मुख्य रूप से आदिवासी जीवन एवं आदिवासी नारी जीवन की वास्तविकता रहा है। नारी उत्पीड़न, नारी शोषण, अज्ञान, अशिक्षा या नारी पर होने वाले अत्याचार आदि पर निर्मला पुतुल जी ने अपनी कलम चलाई है। एक महत्वपूर्ण समाज सेविका के रूप में भी उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। 6 मार्च 1972 ईस्वी में झारखंड राज्य के दुमका जिले के दुधनी कुरवा गांव में जन्मी निर्मला पुतुल जी आदिवासी परिवार की एक लड़की है। उनके पिताजी आधुनिक विचारों से प्रभावित होने के कारण उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया। संथाल परगने जैसे अत्यंत अविकसित क्षेत्र में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को शिक्षा प्रदान की। इसी के चलते निर्मला पुतुल जी ने नर्सिंग का डिप्लोमा किया और चिकित्सा के क्षेत्र में अपना सेवा कार्य प्रारंभ किया। बाद में उन्होंने राजनीति शास्त्र में बीए ऑनर्स की उपाधि भी प्राप्त की है। साहित्य सृजन के साथ मानवाधिकार, सामाजिक विकास, शिक्षा, आदिवासी महिलाओं का उत्थान जैसे अनेक विषयों पर उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण काम किया है। हमेशा अपने जीवन में उन्हें संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन जनता की सेवा उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसी कारण किसी शहर में नर्स की नौकरी करने के बजाय उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में ये नौकरी करना पसंद किया। इतना ही नहीं, बाद में राजनीति में सक्रिय सहभाग लेते हुए आज अपने गांव की मुखिया अर्थात सरपंच के रूप में भी वे अपने गांव के विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। कहानी, कविता आदि साहित्यों के साथ साथ अध्यापन, संपादन, अनुवाद, पत्रकारिता, भाषा विज्ञान, तकनीक आदि क्षेत्रों में भी उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनेक संस्थाओं की स्थापना में उनकी सक्रिय भूमिका रही है, जैसे जीवन रेखा ट्रस्ट की वह संस्थापक सचिव है। झारखंड नेशनल अलायंस ऑफ वीमेंस इसकी भी सदस्य है।
झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखाड़ा की भी वे सदस्य है। जन संस्कृति मंच की उपाध्यक्षा है। भारत सरकार के अंतर्गत आदिवासी कल्याण हेतु बनाई गई केंद्रीय समिति की सदस्य के रूप में भी कार्यरत है। तो कुल मिलाकर अत्यंत व्यापक योगदान उन्होंने साहित्य में दिया है। उनके जीवन पर बंगाली भाषा में बुरुगारा नाम की फिल्म भी बनी है, जो काफ़ी लोकप्रिय रही है तथा उसे 2010 में फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अनेक भाषाओं के साहित्य में या अनेक भाषाओं के रचनाओं में उनकी कविताओं के अनुवाद हुए हैं। साथ ही अनेक राज्यों के स्कूल एवं कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में उनकी कविताओं का समावेश भी हो चुका है। कुल मिलाकर साहित्यिक, सामाजिक सभी दृष्टिकोणों से निर्मला पुतुल जी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में, फूटेगा एक नया विद्रोह, ये उनके 3 हिंदी काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। एक ओडाक सेंद्रारे, ओने डोहे, ये संथाली कविता संग्रह भी काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। इनके अलावा अनेक पत्र पत्रिकाओं में निरंतर रूप से उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। इसी के चलते उन्हें अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। जैसे साहित्य अकादमी दिल्ली का साहित्य सम्मान, झारखंड सरकार का राजकीय सम्मान, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का सम्मान, हिमाचल प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी का सम्मान, झारखंड सरकार कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्यालय द्वारा सम्मान, हिंदी साहित्य परिषद मैथन द्वारा सम्मान, मुकुट बिहारी सरोज स्मृति सम्मान, विनोबा भावे सम्मान, हेरोल्ड सैमसन टोपनो स्मृति पुरस्कार, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, शीला सिद्धंतकर स्मृति सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कार एवं सम्मान उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। आदिवासी स्त्रियां ये निर्मला पुतुल जी की एक अत्यंत श्रेष्ठ कविता मानी जाती है। यह कविता उनके नगाड़े की तरह बजते शब्द इस काव्य संग्रह में संग्रहित है। इस कविता में कवयित्री ने आदिवासी स्त्रियों के सरल, स्वाभाविक, निश्चल एवं संघर्षमय जीवन पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। कवयित्री स्वयं एक आदिवासी परिवार में जन्मी है, अतः आदिवासी स्त्रियों की मुश्किलें, उनके प्रश्न, उनकी समस्याएं और उनका संघर्षमय जीवन, इसके प्रति वे भली भांति परिचित है। इतना ही नहीं, उन्होंने इन स्त्रियों के यातनामय या दुखदायी जीवन को स्वयं देखा है। यही कारण है कि उन्होंने इन स्त्रियों के जीवन को, उनकी यातनाओं को, उनकी संकटों को अत्यंत मार्मिकता के साथ अपने साहित्य में अंकित करने का प्रयत्न किया है, जिसके चलते उनके साहित्य में आधुनिक सभ्यता, आधुनिक विकास, इनका चित्रण नहीं मिलता, बल्कि इस आधुनिक विकास या आधुनिक सभ्यता से लाखों कोसों दूर आदिवासी स्त्रियों के जीवन का चित्रण मिलता है। आज 21वीं सदी में विज्ञान एवं तकनीकी के इतने व्यापक विकास के बावजूद आधुनिक विकास आदिवासी लोगों तक पहुंच नहीं पाया है। आज भी ये स्त्रियाएं अपनी दर्द भरी जीवन में या अपनी दर्द भरी कथा में, दर्द भरे जीवन में किसी तरह जीते रहते हैं। उन्हें अपने उपजीविका को चलाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है और इन संघर्षों में किसी तरह अपना जीवन जीने की कोशिश वे करती रहती है। अनेक पूंजीपतियों, ठेकेदारों द्वारा या व्यवस्था के गुलामों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। कवयित्री ने
इन आदिवासी स्त्रियों के इस शोषण को अत्यंत मार्मिकता के साथ व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। आज आधुनिक तकनीक के ज़माने में भी इन स्त्रियों को अनेक संकटों का, अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज भी उन पर व्यवस्था द्वारा अन्याय अत्याचार किए जाते हैं। आज भी उनके श्रम की कोई कीमत नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में ये स्त्रियाँ जी तोड़ मेहनत कर अपनी उपजीविका, अपने परिवार को चलाने की कोशिश करती है। पुरुष सत्ताक समाज व्यवस्था के कारण आज भी ये स्त्रियाँ अपना विकास नहीं कर पाती है। अपने सीमित दुनिया में ही किसी तरह अपना जीवन आगे ले जाने का या अपने जीवन के विकास को, अपने जीवन को व्यतीत करने को वे हमेशा कोशिश करती हैं। आज भी ये स्त्रियाँ आधुनिक सभ्यता, आधुनिक जीवन से कोसों दूर है। आज भी दुख, यातना आदि ही उनके जीवन में व्यापक रूप से हमें देखने को मिलते हैं। इसी कारण कवयित्री ने इस कविता के माध्यम से इन स्त्रियों के जीवन को पूरी मार्मिकता के साथ व्यक्त किया है। दूसरी ओर कवयित्री को इस बात का आश्चर्य भी होता है कि ये स्त्रियाँ तो किसी के पास नहीं जाती, अपना दुखदायी जीवन, अपनी यातनाएं, अपना संकट अकेलेपन के साथ जीने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से इनकी चीजें शहरी लोगों के पास कैसे पहुंच जाती है, उनकी तस्वीरें महानगरों तक कैसी पहुंच जाती है और उनका राजनीतिक लाभ उठाने का या उनका व्यापारिक, वैज्ञानिक या विज्ञापन की दृष्टि से लाभ उठाने का काम ये उच्च वर्ग द्वारा या बाह्य समाज द्वारा किया जाता है। मतलब उनके विकास हेतु कोई प्रयास नहीं करता, लेकिन उनकी गरीबी, उनके दुख दर्द या उनकी यातनाओं का बाजार भरवाया जाता है और उस माध्यम से अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का प्रयत्न में ये लोग करते हैं। इसका इस कविता में कवयित्री ने अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। कवयित्री कहती है, उनकी आंखों की पहुंच तक ही सीमित होती उनकी दुनिया, उनकी आंखों की पहुंच तक ही सीमित होती उनकी दुनिया, उनकी दुनिया जैसी कई दुनिया शामिल है इस दुनिया में, उनकी दुनिया जैसी कई दुनियाएं शामिल है उनकी दुनिया में नहीं जानती वे। अर्थात इस माध्यम से कवयित्री ये बताने की कोशिश करती है कि इन आदिवासी स्त्रियों की दुनिया छोटी सी है, सीमित है। उनका घर, उनका परिवार, यही उनकी दुनिया है। इनके अलावा बड़े बड़े शहर या शहरी चकाचौंध, आधुनिक सभ्यता, ये आधुनिक सारी चीज़ें, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है या ये सारी चीज़ें अभी तक उन तक पहुंच नहीं पाई है। आधुनिक सभ्यता का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा है, जिसके कारण ये स्त्रियाँ आज भी जंगलों में संघर्ष करते हुए अपना जीवन व्यतीत करती हैं। आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए जी तोड़ मेहनत करती है और इसलिए कवयित्री कहती है कि उनका जीवन अत्यंत सीमित है, अत्यंत छोटा है और अपनी छोटी सी दुनिया को ही वे अपना सर्वस्व मानती है। अब इस अपनी छोटी सी दुनिया को सुखी, संपन्न बनाने के लिए दिन रात संघर्ष करती है, दिन रात मेहनत करती है। इस प्रकार कवयित्री ने यहाँ इन आदिवासी स्त्रियों के सरल, स्वाभाविक, निश्चल किंतु संघर्षमय जीवन को अत्यंत मार्मिकता के साथ व्यक्त किया है। कवयित्री आगे कहती है, वे नहीं जानती कि कैसे पहुंच जाती है उनकी चीजें दिल्ली। वे नहीं जानती कि कैसे पहुंच जाती है उनकी चीजें दिल्ली, जबकि राजमार्ग तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है उनकी दुनिया की पगडंडियां। जबकि राजमार्ग तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती उनकी दुनिया की पगडंडियां। अब इस माध्यम से कवयित्री ये बताने का प्रयत्न कर रही है कि बेचारे आदिवासी स्त्रियाँ अपनी छोटी सी दुनिया में अपना जीवन चला रही है, जी तोड़ मेहनत करके अपने परिवार को, अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रही है, निरंतर संघर्षरत है
बाहरी दुनिया का उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी चीजें दिल्ली तक कैसे पहुंच जाती है। मतलब उनकी चीजें दिल्ली जाती है, उन चीजों का बाजार होता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इन आदिवासी स्त्रियों की मेहनत, इनके संघर्ष का कोई मोल नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, या उसकी ओर सरकार या कोई भी बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। उल्टा इन पर अन्याय अत्याचार किए जाते हैं, इनका शोषण किया जाता है। व्यवस्था के ठेकेदार, पूंजीपति या भ्रष्ट व्यवस्था द्वारा उनको हमेशा दबाया जाता है, और जिसके कारण आज भी संघर्ष, यातनाएं, दुख आदि में ही इनका जीवन व्यतीत होता है। आज भी उन्हें आधुनिक चकाचौंध पता नहीं है, आज भी उनकी पगडंडियां बीच में ही दम तोड़ देती है, दिल्ली के राजमार्ग तक पहुंच नहीं पाते। अर्थात इनका दुख दर्द आज भी सरकार तक पहुंच नहीं पाता, आज भी उन्हें दबाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनकी चीजें अवश्य पहुंच जाती है। कवित्री आगे कहती है, नहीं जानती कि कैसे सूख जाती है उनकी दुनिया तक आते आते नदियां, कैसे नहीं जानती कि कैसे सूख जाती है उनकी दुनिया तक आते आते नदियां, तस्वीरें कैसे पहुंच जाती है उनकी महानगर, नहीं जानती, वे नहीं जानती। तो जिस तरह से अत्यंत शोषण के साथ, अत्यंत यातनामय दुख दर्द वाले जीवन के साथ तो जीती है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी चीजें कैसे शहर तक पहुंचती है, दिल्ली तक पहुंचती है। इतना ही नहीं, कवित्री आगे कहती है कि आज भी शहरी विकास, आधुनिक विकास उन तक पहुंच नहीं पाया है। आज भी उन्हें अपने 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। आज भी उन्हें सुखी या संपन्न जीवन का कोई एहसास उन्हें नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य, कवि ये कहते हैं कि आज हम कहते हैं कि हम विकसित हुए, 21वीं शताब्दी में आज उन्नति की ओर आ रहे हैं, लेकिन ये उन्नति की नदियाँ, ये उन्नति की गंगा आज भी उन आदिवासी स्त्रियों के जीवन तक नहीं पहुंच पाई है। आज भी उन्हें अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने पेट को चलाने के लिए कठोर मेहनत और अत्याचारों का, शोषण का सामना करना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 2 वक्त की रोटी के लिए जीतोड़ मेहनत करने वाली इन आदिवासी स्त्रियों की तस्वीरें, उनके छायाचित्र पता नहीं कैसे शहरों तक, दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, और उस पर विज्ञापन बनाकर राजनीतिज्ञ और आधुनिक व्यावसायिक पैसे कमाते हैं, झूठे दिखावे किए जाते हैं, झूठे वादे किए जाते हैं। लेकिन इन स्त्रियों पर आज भी अन्याय, अत्याचार का ही सामना करना पड़ता है। इसका भी यहाँ पर कवयित्री ने अत्यंत मार्मिक अंकन किया है। कुल मिलाकर अत्यंत छोटी सी कविता में कवयित्री निर्मला पुतुल जी ने आदिवासी स्त्रियों के दुख दर्द, उन पर हो रहे अन्याय, अत्याचार या उनके साथ किया जाने वाला सापत्न व्यवहार, इसको यह मार्मिकता के साथ दिखाने का प्रयत्न किया है। स्वतंत्र भारत देश के एक नागरिक होने के बावजूद आज भी उन पर अन्याय, अत्याचार होते हैं, तो दूसरी ओर आज भी जो विकास के नाम पर जो विभिन्न उपक्रम प्रयोग में लाए गए हैं, इन स्त्रियों तक या इन आदिवासी वर्गों तक आज भी पहुंच नहीं पाए हैं। आज भी ठेकेदार, पूंजीपति या शासन व्यवस्था के जो कर्मचारी हैं, वे उन पर अन्याय करते हैं। इस कारण अब उन्हें आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन दूसरी ओर उनका जीवन अत्यंत निर्लस, अत्यंत निश्चल, स्वाभाविक एवं त्याग, समर्पण इनसे भरा है, मेहनत से भरा है, और इन सब का कवयित्री ने अत्यंत मार्मिक अंकन इस कविता में किया है। इस कविता के शिल्प पर अगर नजर डालें तो निसंदेह भावपक्ष की दृष्टि से ये कविता तो अत्यंत उत्कृष्ट कविता है ही, जिसमें आदिवासी स्त्रियों के जीवन का बिल्कुल यथार्थ, वास्तविक, मार्मिक, आकर्षक वर्णन तो है ही, लेकिन कला पक्ष की दृष्टि से भी इस कविता को सजाने, संवारने का पूरा प्रयास कवयित्री ने किया है। एक और कवयित्री ने इसमें
भाषा, अलंकार, छंद, बिंब आदि की दृष्टि से इसको सजाने का प्रयत्न किया है, तो दूसरी ओर इसे भावात्मक दृष्टि से अधिक प्रभावी, अधिक मार्मिक बनाने का प्रयत्न किया है। इसकी भाषा खड़ी बोली हिंदी भाषा है, जो आम बोलचाल की भाषा के निकट है, अर्थात बोलचाल की भाषा के शब्दों का कवयित्री ने अत्यंत मार्मिक, अत्यंत प्रभावी एवं आकर्षक प्रयोग इस कविता में किया है। दूसरी ओर भाषा अत्यंत प्रभावी, सरस, आकर्षक, सजीव है, जो कवयित्री के भावों को साकार करने में पूर्णतः समर्थ और सक्षम है। तीसरी ओर कवयित्री की शब्द योजना भी अत्यंत सटीक है। कवयित्री ने अपने भावों को, अपने विचारों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए मुहावरों, कहावतों इनका भी प्रयोग किया है और कम से कम शब्दों में अपनी भावनाओं, अपने विचारों का अंकन यहाँ पर किया है। इसलिए इसमें अनावश्यक विस्तार बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी ओर कठिन या दुर्लभ शब्दों का प्रयोग कवयित्री ने बिल्कुल भी नहीं किया है, बल्कि सामान्य लोगों की बोलचाल की भाषा का प्रयोग अपने भाव, अपने विचारों को जनता तक या लोगों तक पहुंचाने के लिए कवयित्री ने किया है। कुल मिलाकर इसकी भाषा अत्यंत प्रवाही, सरल, मार्मिक और मर्मस्पर्शी है। शैली के दृष्टिकोण से इस कविता में प्रतीकात्मक, व्यंग्यात्मक एवं प्रश्नानुकूल शैली का प्रयोग किया है। आदिवासी स्त्रियों के जीवन को कवयित्री ने प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया है, तो दूसरी ओर आदिवासी स्त्रियों के जीवन से संबंधित कुछ मार्मिक प्रश्नों को उपस्थित करते हुए कवयित्री ने प्रश्नानुकूल शैली का अवलंब किया है। तो वह आदिवासी स्त्रियों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार आदि के विरोध में उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया है। कुल मिलाकर आदिवासी स्त्रियों की चीजें, तस्वीरें किस प्रकार से महानगरों तक पहुंच जाती है, लेकिन दूसरी ओर उनके जीवन में किसी समस्या का समाधान नहीं होता, उनके संघर्ष का कोई अंत नहीं हो पाता, इसका भी अत्यंत मार्मिक वर्णन कवि करते हैं। तीसरी ओर शैली में स्वाभाविकता, सजीवता, प्रभावोत्पादकता एवं सरलता आदि विशेषताएं अत्यंत मार्मिक रूप से दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर शैली की दृष्टि से भी ये कविता अत्यंत प्रभावी, मार्मिक और आकर्षक बन गई है। बाकी इस कविता की कलात्मकता की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी दृश्यात्मकता। कवयित्री ने आदिवासी स्त्रियों के संघर्ष, उनके शोषण के दृश्य इस कविता में पाठकों की आंखों के सामने साकार कर दिए हैं। जब भी हम कविता पढ़ते हैं तो इनके दृश्य हमारे सामने साकार होते हैं, जो आदिवासी स्त्रियों के जीवन को व्यक्त करते हैं। दूसरी ओर बिंब, प्रतीक, इनका भी कवयित्री ने अत्यंत मार्मिक प्रयोग किया है। पगडंडियाँ, नदियाँ, तस्वीरें जैसे प्राकृतिक बिंबों का अत्यंत प्रभावी और मार्मिक प्रयोग इस कविता की एक प्रमुख वैशिष्ट्य या विशेषता है। इस कविता में मूलतः मुक्त छंद का प्रयोग किया है, जिसमें आंतरिक लय और प्रवाह है। अलंकारों की दृष्टि से मानवीकरण, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का अत्यंत मार्मिक एवं आकर्षक प्रयोग कवयित्री ने किया है। कुल मिलाकर कला पक्ष की दृष्टि से ये कविता एक अत्यंत श्रेष्ठ या उत्कृष्ट कविता बन गई है। निसंदेह भाव, शिल्प दोनों दृष्टियों से ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है। धन्यवाद।